मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th केमिस्ट्री का धमाका, द मोस्ट वांटेड, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वीडियो। और ये वन शॉट वीडियोस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं डालने वाली हूं, इन्हें देखकर आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर और इसकी गारंटी लेती हूं मैं, यानी कि रोशनी मैम। सो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो क्या सभी तैयार हैं फॉर धमाका? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके स्ट्रक्चर की, उनके प्रॉपर्टीज की, उनके रिएक्शंस की। बट सबसे पहले यह समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। सो क्लास 10th में भी बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिक सबको आती है, लेकिन फिर भी हम तो बिल्कुल बेस से बेस बनाएंगे क्योंकि बेस के बिना आगे की स्टडी अधूरी रहेगी, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि सायानाइड्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, जैसे कि कार्बाइड्स। ये जो हैं ये कार्बन कंटेनिंग तो हैं बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन का होना तो मस्ट है बट उसके साथ साथ उसके अंदर अधिकतर समय पाया जाता है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग या फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा कई बार बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो कार्बन के एलोट्रोप्स हमने पढ़े थे ना, डायमंड, ग्रेफाइट, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? बिल्कुल नहीं है। डायमंड क्या है? कार्बन ही तो है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, राइट। कार्बन का एक एलोट्रोप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप है। और कार्बन क्या है? क्या कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। कार्बन क्या है? इट इज जस्ट अ नॉन मेटल, जिसके बारे में थोड़े दिनों पहले ही तो पढ़ा था ना हमने पी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो इसका मतलब है जो डायमंड ग्रेफाइट है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से बनते हैं। अब वही सवाल कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है? क्योंकि यार ये ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के हर स्टेप में, ठीक है। चाहे आप फ्यूल्स की बात कर लो, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, वो क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक होते हैं, उनके अंदर कार्बन होता है। आप हमारी खुद की बॉडी की बात कर लो यार, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप बात कर लो प्रोटीन की, कार्बन होता है। आप बात कर लो जीन की, जिसके थ्रू ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, हमारे बच्चे हमारे जैसे दिखते हैं, वो जो जीन होता है उसके अंदर भी कार्बन होता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ब्लड है, मसल्स हैं, इनके अंदर कार्बन होता है। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में कार्बन प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। नॉट जस्ट दैट, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी तो नहीं वैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि क्लोथ्स, इनमें भी कार्बन होता है। तो यार इग्नोर तो नहीं मार सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो पढ़े, फटाफट से थोड़ा सा देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये साइंस है दैट इज करीब करीब 200 साल पुराना, 200 ईयर्स ओल्ड है। तो पुराने टाइम पर जो केमिस्ट्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं मिनरल्स से, ठीक है। इनफैक्ट उन दिनों एक केमिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस का ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के पीछे एक कोई वाइटल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो बेसिकली उनका ये मानना था कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं सकते हैं, ठीक है, वो नेचर में खुद से बनते हैं जिसके पीछे किसी फोर्स का हाथ है, ठीक है। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट। कब? जब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट से बना डाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राइट, कि सायनेट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो वॉलर ने ये कमाल कर डाला कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना डाला। और
उसी के बाद काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। तो इस तरीके से ये जो पुरानी जो सोच थी, जो मिथ थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, वो टूट गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमको बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचना है क्योंकि हमें तो मास्टरी करनी है ना। लेकिन हमारे पास ना तो हम सुपरमैन है, ना तो हम स्पाइडरमैन है, और ना ही हमारे पास लिफ्ट है। तो हमारे पास क्या है, एक ही साधन है ऊपर तक पहुंचने का, और वो है सीढ़ी, स्टेयर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए हम सीढ़ी से चलेंगे एक के बाद एक, और हमारा पहला सीढ़ी है कार्बन। यार कार्बन के कंपाउंड्स को समझने से पहले कार्बन को तो अच्छे से जान लेते हैं, है कि नहीं। तो बताओ कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p2, बिल्कुल परफेक्ट। अब कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, है ना। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4, बिल्कुल। अब कार्बन सोचता है कि यार मतलब ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, बेसिकली स्टेबल होने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं दान में, या फिर मैं किसी से 4 इलेक्ट्रॉन की भीख मांगू। करेक्ट। कार्बन सोचता है कि यार मेरे लिए तो बात बराबर है, चाहे मैं 4 इलेक्ट्रॉन दान में दूं और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से मांगू। यार मैं एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं। तो कार्बन स्मार्ट है, इसने बोला कि ना मुझे देना है ना मुझे लेना है, मुझे तो शेयरिंग करनी है, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे। तो इसीलिए कार्बन जब भी ये कंपाउंड्स बनाएगा तो ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इन कंपाउंड्स में हमें किस तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, बताओ बताओ बताओ, कौन से बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एग्जैक्टली। तो यहां पर हमें जो कंपाउंड्स अभी देखने को मिलेंगे आगे बहुत सारे, उनमें हमें देखने को मिलेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर हमें sp, sp2 और sp3 ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। अगर बहुत से बच्चों के कान खड़े हो गए हैं कि यार ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी चीज है, इसका तो एक ही मतलब है कि आप लोग मेरे साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़ते आ रहे हो और मेरे बनाए हुए कुछ सुपर अमेजिंग वीडियोस को मिस कर गए हो यार। ऑन अ सीरियस नोट, मैंने इन टॉपिक्स पर, स्पेशली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत ही सुपर ऑसम वीडियोस बना रखे हैं। मतलब अपनी तारीफ करने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट वो वीडियोस हैं ही इतने अच्छे दैट आई शुड रियली लेट यू नो। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाओ यूट्यूब पर और सर्च करो हाइब्रिडाइजेशन या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लर्नो हब करके, और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो भी 1 शॉट वीडियोस ही हैं। बट अब मैं यहाँ पर खड़े खड़े इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकती कि आप जाओ, जाके वो वीडियो को देखो और फिर वापस आओ, राइट। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहिए होगा यार। तो चलो फटाफट से मैं एक क्विक रिकैप देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की बात हम क्यों करते थे, क्यों हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो यार जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते थे, पॉली एटॉमिक बोले तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक से अधिक एटम्स हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी है। तो इस तरह के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को एक्सप्लेन करने पे उतर आए तब हमें जरूरत पड़ने लगी हाइब्रिडाइजेशन की। कैसे, चलो देखें। चलो बात करते हैं मीथेन की, CH4 की, ठीक है। यहां पर अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें जो कि है 1s2 2s2 2p2, और इसे अगर हम, जो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उससे अगर हम इस तरीके से ब्लॉक्स के अंदर डालें, डब्बों के अंदर डालें, तो हम क्या देखते हैं, कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, 2s में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2p के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो ये 2 ही बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि इसके पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसका मतलब कार्बन CH2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। बट जब हम रियलिटी में देखते हैं तो CH2 बिल्कुल भी स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि स्टेबल मॉलिक्यूल क्या है, मीथेन यानी कि CH4। तो यार CH4 बनेगा कैसे, क्योंकि CH4 बनाने के लिए तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। क्योंकि जब वो बॉन्ड बनानी है तो किसके बीच में बनेगा, वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 जगह से आएंगे तभी वो बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं। तो यार अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हम कैसे करें,
बिल्कुल कर सकते हैं यार। एक आइडिया है हमारे पास कि ये जो 2s वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इनको हम एक्साइट करके कुदा देते हैं 2p के z वाले ऑर्बिटल में, और देखो वही किया हमने। अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हो गया काम हमारा, चलो बढ़िया है। लेकिन अब फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 2s और 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जीज जो है ना यार एग्जैक्टली सेम नहीं है, इनकी एनर्जीज स्लाइटली डिफरेंट है। तो उसमें क्या दिक्कत है? अब देखो दिक्कत तो है, तो इसे यूं समझो कि लेट्स से हम लोग 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 1 रुपए है, और बाकी दोनों के पास भी, बेचारों के पास 1-1 रुपए है। तो अब अच्छी फीलिंग तो नहीं आएगी, राइट? तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि यार सब बराबरी पे रहें, तो हमने बोला एक काम करते हैं, सबके पैसे लेते हैं और मिक्सअप कर देते हैं। तो तुम्हारे 10 रुपए ले लिए और हम सबने अपने 1-1 रुपए दिए, तो टोटल हमारे 13 रुपीज हो गए, और उस 13 रुपीज को बराबर बांट दिया चारों में, और अब चारों हैप्पी हैं, ठीक है। तो कुछ उसी तरह की कहानी होती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अब भाई ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन है और p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी को बनाना है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, है कि नहीं? तो हमने कहा कि यार ये एनर्जीज अलग अलग हैं, मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, सारे ऑर्बिटल्स को मिक्सअप कर देते हैं। तो यहां पर कौन से ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे? s और तीनों p। तो s का एक ऑर्बिटल और p के तीनों ऑर्बिटल सब मिक्सअप हो जाते हैं, एंड देन दे रीडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जीज, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो जैसे यहां पर जब एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं या हाइब्रिडाइज होते हैं, तो हमें मिलते हैं 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 क्यों? क्योंकि एक s और 3 p के मिक्सिंग अप से ये बना है, ठीक है। और ये जो चारों sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे इक्विवेलेंट एनर्जीज के होते हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, रिजल्टिंग इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज, ठीक है। तो यानी कि अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 क्यों? क्योंकि एक s और एक p मिल रहा है, तो 2 मिलेंगे ना, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे, तो हमें मिलेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये sp, sp2, sp3 के साथ शेप का क्या कनेक्शन है? जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर लीनियर इन शेप, जो sp2 होते हैं दे आर ट्राइगोनल प्लेनर, जो sp3 होते हैं वो टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना, मैं डिटेल में तो ना बताऊंगी, फिर से भैया मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, बार बार बोल रही हूँ, जाओ जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है। तो जैसे पहली खास बात तो ये होती है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं। जैसे अगर 1s और 1p कंबाइन होंगे तो हमें 2sp मिलेंगे, अगर 1s और 2p मिलेंगे तो हमें 3sp2 मिलेंगे, ठीक है। दूसरी खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो है जितने भी मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर इक्वल इन एनर्जीज, सबकी एनर्जीज इक्विवेलेंट होती हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये नॉर्मल प्योर ऑर्बिटल से कई ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाती है, उसीलिए तो हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, ताकि हमारा जो बॉन्ड बने वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बने, जिसकी वजह से जो मेरा मॉलिक्यूल बन रहा है वो स्टेबल रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शेप होती हैं, इनकी जो ओरिएंटेशन होती है इन स्पेस में, वो कुछ इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल अरेंजमेंट होता है दैट इज वेरी स्टेबल। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो लेट से हम बात करते हैं CH4 यानी कि मीथेन की, ठीक है। तो यहां पर भी वही अब हमारे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पहले देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2,
ठीक है, तो यानी कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि मैंने बताया हमें क्या चाहिए, 4। तो अगर इसके डायग्राम को देखें तो हम देखते हैं जो हमारा 2s ऑर्बिटल है द स्फेरिकल वाला, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। p का ये px py pz 3 हम दिख रहे हैं, उसमें 1 और 1 2 है। बहुत बढ़िया। लेकिन भाई हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मेरा काम चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक को मैंने इधर भेज दिया और क्या किया, जो 2s और ये 3p जो थे, ये 1s और ये 3p के जो ऑर्बिटल्स थे, ये चारों मिक्सअप होके क्या बना दिए, ये बना दिए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स जो है ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी कुछ इस तरीके से, राइट। और इसी तरीके से बनता है हमारा CH4 जिसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो चलो इसी तरीके से फटाफट से देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल जो कि है C2H4 यानी कि इथीन। तो इथीन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो कार्बन का ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, बट इसे क्या करना है, यहां पर क्या है, ये 2 कार्बन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये 2s का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, और 1s और 2p ये साथ में मिक्सअप होकर के बना दिए क्या, 3sp2 3 sp2 के ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये आखिरी का 2p अलग से क्यों रह गया। देखो बॉन्डिंग कैसे बन रही है। अब 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने थे, है कि नहीं, C2H4 है, तो कैसे बन रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। उससे पहले 2 कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है, सो 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो चारों हाइड्रोजन है इनके साथ क्या है, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड बनने में जितने भी हमारे ये sp2 ऑर्बिटल्स थे ये यूज्ड अप हो गए। ठीक है, बचा क्या, ये 2p ऑर्बिटल। तो ये जो दोनों 2p ऑर्बिटल है इनके बीच में रहेगा क्या, पाई बॉन्ड। और इसीलिए जब आप C2H4 का स्ट्रक्चर देखते हो तो वो कैसा होता है, डबल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ रहता है सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं। तो ये डबल बॉन्ड क्या है, सिग्मा और पाई से बन रहा है, ये पाई की वजह से डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर देखो पाई जो है ये 2p के ओवरलैप से पाई बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो बनता ही साइड वाइज ओवरलैप से है। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े और अब हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल जो कि है इथीन C2H2। अब कार्बन का तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 2s2 2p2 ही है कि नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम तो यहाँ पर इनको हाइब्रिडाइज कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल जो है ये मिक्सअप होके हाइब्रिडाइज होके बनाते हैं 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये किसके काम आएगा, ये काम आता है हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने में और दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाने में। जैसे देखो 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड पहला वाला जो बन रहा है, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है इनके साथ ऐसे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जो 2p के 2 ऑर्बिटल्स रह गए हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे मान लो एक ये वाला है इन दोनों के बीच में, और ठीक उसी तरीके से इन दोनों के बीच में, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में 2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स, और एक तो अपना सिग्मा था ही, और इधर हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में। अब हम यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं, जैसे लेट्स से वी टॉक अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 50% है, p कैरेक्टर 50% है, राइट। अब हम देखते हैं कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना क्या होता है, अब s मतलब स्फेरिकल शेप का होता है s ऑर्बिटल, तो वो न्यूक्लियस से उतना ज्यादा क्लोज होता है जिसकी वजह से बॉन्ड का जो लेंथ है ना, लेंथ कम होता है। बॉन्ड लेंथ कम होता है मतलब बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बोलने का मतलब है कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलो हम sp से आ पहुंचते हैं sp2 में। तो sp2 में क्या हो रहा है, p का परसेंटेज बढ़ जा रहा है, राइट।
मतलब अगर एक एस है तो वहां 2 पी है, राइट। तो एस का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घट गया तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। वहीं अगर sp3 की बात करें तो वहां पर एस कैरेक्टर इज ओनली 25% और पी कैरेक्टर इज 75%, राइट। तो यहां पर जो बॉन्ड की लेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जा रही है और बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो और कम होता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हम देखते हैं कि जितना मेरा एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उतना जो है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट। अब अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? एस जो होता है, एस ऑर्बिटल, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस की तरफ। तो अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से sp, sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पर होगी? sp में, उससे कम sp2 में और उससे भी कम sp3 में। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यार काफी देर से हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया, बट क्या इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार आपको ना एक अजीब सा कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोलेगा कि यार इसमें से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो कार्बन का, ठीक है। सोचते रहोगे कि यार हाइब्रिडाइजेशन की इतनी कहानियां पढ़ी थी, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं शेयर करूंगी एक शॉर्टकट जो मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क करेगा। तो चलो फटाफट से सीखें। तो जब मैं शॉर्टकट की बात करूंगी तो बेसिकली तो आइडियली ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें हम पहले काउंट करते हैं कि वो पर्टिकुलर एटम कितने एटम से कनेक्टेड है, फिर हम देखते हैं उसमें लोन पेयर्स कितने हैं, फिर हम दोनों को ऐड करते हैं और इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बट सिंपल टर्म्स में आप क्या करोगे? आप ऐसे देखो, जब भी आपको ऐसा दिखे कि कार्बन जो है ये अटैच्ड है 4 एटम्स से, अगर कार्बन 4 एटम से अटैच्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 ऐसे याद कैसे रहेगा? 4 एटम से, तो यहां पर s1p3 यानी कि 4, तो 4 एटम से कनेक्टेड है तो sp3। अब आप बताओ अटैच टू 3 एटम्स अगर है तो sp2, अगर अटैच टू 1 एटम है तो क्या? sp। बस इतना अगर आपको पता रहे तो देखो कितनी आसानी से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसको अगर थोड़ा सा और आसान करने के लिए, मतलब पहला वाला जो कार्बन है उसके साथ इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड इधर C है, फिर डबल बॉन्ड इधर O है, ये सिचुएशन है। तो पहले कार्बन की बात करते हैं तो ये 1 2 3 एटम से कनेक्टेड है, यानी कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। दूसरे कार्बन की अगर बात करें तो ये इधर कार्बन से अटैच्ड है, इधर ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो 2 एटम से अटैच्ड है कि नहीं? तो यानी कि ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, ये 1 एटम नहीं होगा, ये 2 एटम्स होगा, s और p है ना, तो 1 एटम्स होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 2CO। तो थोड़ा सा ना इसको इजी वे में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CO के बीच में डबल बॉन्ड है, C के साथ कनेक्टेड है क्या? CH3 मतलब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इससे, तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है ऐसे CH3, फिर इधर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ऐसे CH3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड। अब देखो पहले वाले कार्बन पे फोकस करते हैं। तो अगर हम इस कार्बन पे फोकस करें, ये 1 2 3 हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन इधर, तो 4 एटम से कनेक्टेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर इस कार्बन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इधर कार्बन, सो टोटल 3 एटम से कनेक्टेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर इस कार्बन की बात करें, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन, टोटल 4 एटम से कनेक्टेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना लेते हैं। कार्बन से कनेक्टेड हैं 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड इधर एक और कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है। तो ये कहाँ से मैं बना रही हूँ, यार लू स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने, राइट। अगर वो सबको पता है तो आई थिंक आप आइडिया लगा लोगे कि ये कैसे बन रहा है। तो चलो अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। पहले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 एटम्स से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, 3 से कनेक्टेड है, तो ये भी sp2। इस कार्बन की बात करें तो इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, सो 2 से कनेक्टेड है, तो इसका हो जाएगा sp। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस से अगर नाइट्रोजन का बताना होता हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे बताते हैं, ये इधर कार्बन से कनेक्टेड है, राइट, तो मतलब सिर्फ एक एटम से कनेक्टेड है और इसमें लोन पेयर कितने हैं, 1 पेयर, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता sp। ठीक है, क्योंकि जहां पर लोन पेयर होता है वहां पे लोन पेयर भी ऐड करना पड़ता है। तो चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज C6H6, यानी कि हमारा पॉपुलर बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके का होता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कार्बन है सारे के सारे। तो लेट अस सपोज अगर हम इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन लगा रहता है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ भी एक और हाइड्रोजन लगा रहता है। तो किसी भी बेंजीन के रिंग में किसी भी कार्बन की अगर हम बात करें तो वो कितने एटम से कनेक्टेड है, कोई भी एक कार्बन ले लो। लेट अस सपोज मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये इधर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, तो कोई सा भी कार्बन आप ले लो वो 3 एटम से कनेक्टेड है, इसीलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, चलो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको थोड़ा बना लेते हैं, CH3 इस तरीके से है, CH3, फिर यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर यहाँ पर पहले कार्बन की बात करें तो ये 1 2 3 4 से कनेक्टेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 से कनेक्टेड है, तो ये sp2। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 से कनेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा sp2। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। एंड आई होप इस शॉर्टकट से आप कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखा होगा सभी ने, बहुत ही मस्त वीडियो बनाया था मैंने वो भी, बट आई एम प्रीटी श्योर जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं इनमें से आधे बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है। इट्स सैड, बट कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो जाके देख लेना और कॉन्सेप्ट्स कर लेना क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलो अभी एक क्विक रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि पाई बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमें यहाँ पर भी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब जो है हम कौन से वाली सीढ़ी पर हैं, हम दूसरे नंबर सीढ़ी पे है जहां पर हम पाई बॉन्डिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले देखते हैं ये 2 तरह के बॉन्ड क्या होते थे। सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन ओवरलैप, जब 2 ऑर्बिटल्स ऐसे सर से टकराते हैं, ऐसे सर से भिड़ जाते थे, तो वो बनता था मेरा सिग्मा बॉन्ड। मान लो ये है मेरा प्यारा सा s ऑर्बिटल, ये है मेरा प्यारा सा p ऑर्बिटल, तो जब ये यूं हेड ऑन भिड़ जाएंगे, ऐसे सर से भिड़ जाएंगे, सो दैट इज सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल, इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब ये जो है ना कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अगर एक s और एक p का हेड ऑन ओवरलैप हो जाए तो उसे हम कहते हैं sp ओवरलैप। अगर दोनों s ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैप हो तो हम कहते हैं उसे ss ओवरलैप। और अगर 2 p ऑर्बिटल्स ऐसे हेड ऑन ओवरलैप कर जाए तब हम उसे कहते हैं pp ओवरलैप। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें अभी हमें जरूरत नहीं है, हमारा ज्यादा फोकस किस पे है, हमारा ज्यादा फोकस है पाई बॉन्ड पे। एग्जैक्टली, तो पाई बॉन्ड पे क्या होता है, पाई बॉन्ड में ना हेड ऑन ओवरलैप नहीं होता है, इस तरीके से होती है साइड वाइज ओवरलैप, ऐसी वाली। ठीक है, तो देखो हेड ऑन ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि इन दोनों की एक्सिस जो है ये एक दूसरे से पैरेलल रह रही है और ये जो है अपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इस तरह की ओवरलैपिंग से बनती है पाई बॉन्ड। तो इन जनरल कंपाउंड्स में आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कहां देखने को मिलेगा, मैंने बताया था जहां पर भी सिंगल बॉन्ड हो दैट इज सिग्मा बॉन्ड, S से सिग्मा, S से सिंगल, तो जहां भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड्स कहां है, जहां पर भी वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड। तो सिंपल,
तो अब इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, बोला जाएगा बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, एंड इट्स वेरी सिंपल नाउ, बस ये काउंट कर लो कि सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, वो सारे सिग्मा है, और जितने डबल हैं या ट्रिपल हैं वो क्या है, पाई है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं काफी सारे कंपाउंड्स, और आपको बताना है कि इनमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। अब इथीन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट। ये जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली क्या है, इसमें एक तो पहला वाला तो एक सिंगल बॉन्ड है, राइट। उसके बाद का जो बॉन्ड है, मतलब ऐसे समझो कि पहली लाइन जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरी लाइन पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरी और तीसरी लाइन दोनों ही पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इथाइन का। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितना है, 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल के 2 डंडे पाई के हैं और 1 डंडा सिग्मा का है। ओके, यहां बात करते हैं, देखो ये देखने में ना बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसको अगर चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में करके बना लो। जैसे CH है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये C है, फिर सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ एक H लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड C, इसके साथ भी एक H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पर 10 सिंगल बॉन्ड है, सो 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड, सो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब बात करते हैं इसका CH2, इसको भी लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो 9 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2, क्योंकि इस डबल बॉन्ड में 1, इस डबल बॉन्ड में 1, सो 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस तरीके से निकालते हैं हम कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं किसी भी कंपाउंड में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रोटेशन के बारे में। तो जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, जहां पर हेड ऑन ओवरलैप होता है इस तरीके से, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर है, वो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट भी कर दूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो आई कैन रोटेट इट, ठीक है। तो इसे समझने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, ऐसे इमेजिन करो कि जो सिंगल बॉन्ड्स हैं उनको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज मेरे हाथ में है ये एक इथेन का मॉलिक्यूल C2H6, देखो इथेन, ये ब्लैक कलर के जो बॉल्स दिख रहे हैं दे आर कार्बन, और जो व्हाइट वाले हैं दे आर हाइड्रोजन। अब देखो इसके ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो कैसा वाला बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और देखो मैं आसानी से इसे यूं रोटेट कर पा रही हूं सिंगल बॉन्ड को। क्यों रोटेट कर पा रही हूं, क्योंकि जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसी एक्सिस के अबाउट है, तो इसीलिए इस रोटेशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट, एंड देयरफॉर रोटेशन इज पॉसिबल। लेकिन वहीं जब मैं पाई बॉन्ड की बात करती हूं, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो मेरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होती है, उसके ऊपर और नीचे होती है। देखो बीच वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ही नहीं, ऊपर है ज्यादा डेंसिटी और नीचे है ज्यादा डेंसिटी। तो इसके केस में क्या होता है ना, अगर मैं इसे रोटेट करने चाहूं तो क्या होगा, देखो ये मेरा टूट जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं रोटेट करने जाऊंगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अभी देखो मेरे हाथ में है C2H4, इसमें ये जो आपको दिख रहा है दिस इज डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब लेट अस सपोज मैंने कहा कि यार सिंगल बॉन्ड को तो मैंने रोटेट कर लिया था, इसे भी कर लूंगी। तो इसे अगर मैं रोटेट करना चाहूं तो क्या होगा, क्या ये रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसे अगर ज्यादा रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो ये टूट जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास जैसे थर्मोकॉल बॉल्स हो और थोड़े मैथ स्टिक या टूथ पिक्स हो, उससे आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना के खुद से करके देख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है ना उसे आप रोटेट नहीं कर सकते हो। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन इज पॉसिबल। एक और खास बात हम ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड्स के केस में चूंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये ऊपर वाले प्लेन में और नीचे वाले प्लेन में ज्यादा होती है, इसके वजह से जो पाई बॉन्ड्स हैं दे प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स। मतलब जब हम आगे जाके रिएक्शन
रिएक्शंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जहां पर भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वहां पर जो है ना अटैक होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स। तो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग वाले वीडियो में पढ़ा होगा मेरे साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम अलग अलग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे 4 तरह के फॉर्मूले की जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और चौथा है 3D रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। अब कंप्लीट है तो इसका मतलब इस तरह के फॉर्मूले के अंदर हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ कार्बन एटम्स हैं, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके बीच की बॉन्ड कैसी है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंगल डैश, डबल बॉन्ड है तो यूज करते हैं डबल डैश, ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करते हैं ट्रिपल डैश। ठीक है, तो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं काफी सारे स्ट्रक्चर्स, देखो सब जगह कार्बन हाइड्रोजन मेंशन्ड है, डैश के थ्रू हमने बॉन्ड्स भी दिखा रखे हैं। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहां पर एक चीज और होती है कि जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे मान लो यहां पर कहीं पे ऑक्सीजन भी दिख जाता है, कहीं नाइट्रोजन भी रहता है इन कंपाउंड्स में, राइट, तो उनके ऊपर जो लोन पेयर्स रहते हैं उन्हें हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर आप मिथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जिसको हमने डॉट से दिखाया हुआ है, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो दिखाओ चाहे तो ना दिखाओ। ठीक है, दूसरा है कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था ना उसी का शॉर्ट फॉर्म या फिर उसी का कॉन्डेंस्ड वर्जन है कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबल हो हम डैशेस को हटा दें। ठीक है, जो डैश हम दिखा रहे थे ना सिंगल बॉन्ड्स के लिए, जहां जहां पॉसिबल हो उसे हम हटा देते हैं। तो अगर कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो CH दिखाने के बजाय हम सीधा लिख देंगे CH3, तो वो डैश हम दिखाएंगे ही नहीं, तो मेरा फॉर्मूला कॉन्डेंस्ड हो जाएगा, है ना। एक्सेप्ट कि जहां पर वो लाइन दिखानी जरूरी है, कहीं पर अगर वो डैश को दिखाना जरूरी है तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके अलावा कई जगह क्या होता है ना कि सेम ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH2, ये जो है ना एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये वाला यूनिट जो है ना लेट से 6 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 6 बार लिखने की बजाय हम लिख देंगे CH2 होल 6, एक सबस्क्रिप्ट लिख देंगे 6, जिसका मतलब है कि ये जो CH2 है ना ये 6 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इसे समझने के लिए यहाँ स्क्रीन पर, जहां पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसके अंदर टोटल 8 कार्बन है। ठीक है, और वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। अब इसी का अगर मुझे कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, जो CH2 वाला यूनिट है ये देखो 6 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने CH2 होल 6 डाल दिया। ठीक है, और उसके उस तरफ एक CH3 है, इस तरफ एक CH3 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे डैश गायब कर दिए, है ना, और जो CH2 जो रिपीटिंग यूनिट था उसको एक ही बार लिख के वहां पर 6 का सबस्क्रिप्ट लगा दिया। तो इस तरह से हम लिखते हैं कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये बड़ा मजेदार है, बॉन्ड लाइन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें सिर्फ लाइंस होंगी, मतलब इसमें हम कार्बन नहीं शो करते हैं, मतलब हम कार्बन नहीं लिखते हैं, हम हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, हम क्या दिखाते हैं, सिर्फ हम ऐसे लाइंस बनाते हैं जिगजैग। अरे यार ये तो बड़ा मजेदार है ना। देखो स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होंगी कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें देख के आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, किसका स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो भी जंक्शन वाले पॉइंट होते हैं ना, वो जंक्शन वाले पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। ठीक है, अगर उस कंपाउंड के अंदर कुछ भी अदर एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो उसे हम जरूर से लिखते हैं। ठीक है, वरना तो पता कैसे चलेगा यार कि क्या है ना। सिर्फ हम क्या नहीं लिखते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, क्योंकि कार्बन तो हमें पता चल जाता है जहां जहां जंक्शन है। हाइड्रोजन कैसे पता चलता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी से, कार्बन टेट्रावैलेंट है तो कार्बन की 4 वाली वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए जितने भी हाइड्रोजन उसके साथ लगाने हैं उतने हम लगा देते हैं, तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन तो पता लग जाता है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहता है वो हम लिख देते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा सुन के स्ट्रेंज लग रहा होगा कि यार कैसे इस तरह का फॉर्मूला हम लिखते हैं। चलो थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में होता यही है कि ये जितने भी वर्टिसेस आपको दिखते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स जो भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं कार्बन। तो इन सब के जगह एक एक सी डाल दो, ठीक है। उसके अलावा इस अब सी की टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए, जैसे ये वाला कार्बन है, ये फिलहाल एक ही एटम से कनेक्टेड है, तो यानी कि इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकते हैं, 3 और कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। उस हिसाब से कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करते हुए हाइड्रोजन डाल दो, तो बन जाएगा तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। क्या किया है, सारे डॉट्स पे सी लिख दिए हैं और उसके बाद सी के अकॉर्डिंग उसमें H2 या H3 डाल दिया है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर हम इसी का कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो हम ये जो सिंगल डैशेस जो थे ना, सिंगल बॉन्ड्स, उन सबको देखो गायब कर दिया, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया। इसको फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम CH2 या CH2 जैसे अगर CH2 यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसको CH2 भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखो ये क्या है, यहाँ पर भी जो है ये जो जिगजैग है, जिगजैग के जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे क्या होगा, इन पॉइंट्स पे होगा कार्बन, और यहाँ पे अलग से Br लिखा हुआ है, मतलब इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच्ड है। तो इसका अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा। हाइड्रोजन तो जोड़ना ही है कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करते हुए, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसका अगर हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी तरीके से बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो जैसे कि साइक्लोपेंटेन, इसका हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कुछ यूं दिखेगा, जिसमें देखो ये सिर्फ एक पेंटागन बना दिया है हमने, विच मीन्स कि ये वाले जो डॉट्स है ना, जो वर्टिसेस हैं, ये क्या है, दीज आर ऑल कार्बन। और उसके बाद हाइड्रोजन हम उसी हिसाब से डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस कार्बन की बात करें, ये 2 एटम से कनेक्टेड है, यानी कि ये 2 लोगों से और कनेक्ट हो सकता है, तो वो 2 लोग कौन होंगे, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो गया। उसी तरीके से सब जगह हाइड्रोजन डालते चले जाएंगे, तो इस तरह का मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा इसका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर जो है एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर हर जगह जो है ना H2 है, बट यहाँ पर क्या है Cl। और हमें क्या पता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अगर कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के कुछ और है तो उसे हम लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अलग से देखो इस वाले कार्बन के साथ अलग से पॉइंट किया हुआ है और लिखा हुआ है Cl। तो बच्चों अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की। तो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यार देखो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक मतलब 2 डायमेंशनल है ही नहीं, इसमें 3 डायमेंशनल इन्वॉल्व है, राइट। इसकी हाइट है, इसका ये वाला विड्थ भी है और इसकी डेप्थ भी तो है कि नहीं। तो अब इस 3D स्ट्रक्चर को मैं पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करूं, मैं कैसे बताऊं कि इसमें से ये वाला जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये आपके पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में भी एक वर्ड यूज किया हुआ है, वेज। तो वेज क्या होता है, अब देखो ये जो मैं चीज दिखा रही हूं ना, इसके सिर्फ नीचे वाले पोर्शन पे फोकस करो, सिर्फ इस पार्ट पे, ठीक है। ये ऐसा होता है वेज। वेज जो है ना, वुड का बना होता है, मेटल का भी बना होता है, उसका एक तरफ चौड़ा होता है और नीचे का एक तरफ जो है पॉइंटेड होता है। देखो इधर चौड़ा है और इधर पतला है। इसे हम यूज क्यों करते हैं, इस टूल को बेसिकली यूज किया जाता है, जैसे मान लो कोई लॉग ऑफ वुड है ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का, उसके अंदर अगर आप इसको घुसाओगे ना, तो चूंकि इधर पॉइंटेड है तो वो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। सो दिस इज हाउ अ वेज लुक्स लाइक। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइंस का यूज नहीं करते हैं, हम वेज का यूज करते हैं, जिसका एक तरफ चौड़ा है और दूसरी तरफ पतला है। क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें वो फील आए कि जो बॉन्ड है वो किधर आ रही है। 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक पेपर के प्लेन में, है तो मेरा फोन बट दिस इज अ प्लेन, राइट, जैसे कि एक पेपर है लेट्स से, ठीक है। अब अगर मैं इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करूं इसमें, तो देखो इस स्ट्रक्चर को अगर इसके साथ फिट भी कर दूं, बट स्टिल ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये पेपर के प्लेन से निकल के आपकी तरफ आ रही है, राइट। और वहीं ये जो पीछे वाला बॉन्ड है, ये पेपर के प्लेन से निकल के आपके पीछे की तरफ जा रही है,
ठीक है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कि कोई बॉन्ड आगे आ रही है पेपर से निकल के, कोई पीछे जा रही है पेपर से, कैसे बताऊंगी ये? इसके लिए हम यूज करते हैं वेज। तो अगर हम सॉलिड वेज यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सॉलिड वेज यूज होता है बुक में, जो पूरा ब्लैक कलर का होता है, विच मीन्स कि ये वाली जो बॉन्ड है इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है, तब हम यूज करते हैं सॉलिड वेज। और जब हम डैश्ड वेज यूज करते हैं, जिसमें ऐसे डैश डैश बने होते हैं, वो हम तब यूज करते हैं जब मेरा बॉन्ड जो है पेपर के प्लेन से निकल के ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये वाला बॉन्ड, राइट। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पेपर के प्लेन से निकल के सामने जा रहा है, तो इसके लिए यूज करेंगे सॉलिड वेज। ये वाला जो बॉन्ड है ये पेपर के प्लेन से निकल के पीछे की तरफ जा रहा है, इसके लिए यूज करेंगे डैश्ड वेज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेज में भी एक तरफ चौड़ा होता है, एक तरफ पतला होता है। तो जो ब्रॉड एंड होता है, जो चौड़ा वाला साइड होता है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जब मैं इस वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूंगी जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो मैं यूज करूंगी कैसा? सॉलिड वेज, जिसका इधर पतला होगा और इधर चौड़ा होगा, ऑब्जर्वर की तरफ चौड़ा होगा, राइट। वहीं जब मैं ये पीछे वाले को रिप्रेजेंट करूंगी तो इसका चौड़ा किधर होगा? इधर होगा, और पीछे की तरफ वो पतला हो जाएगा, और ये कैसा होगा? ये डैश्ड वेज होगा, ठीक है। बस अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो 3D रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अगर मेरे हाथ में जो मीथेन का 3D स्ट्रक्चर है, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप स्क्रीन में दिखाए गए 3D रिप्रेजेंटेशन से मैच करो तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि सिंगल लाइन से शो किया है इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को, राइट, क्योंकि ये पेपर के प्लेन में है। इसको शो किया है सॉलिड लाइन से, क्योंकि ये पेपर से निकल के ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, और इसको शो किया है डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये पेपर से निकल के ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, राइट। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम 3D। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट कॉन्डेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना इसका इनफैक्ट ये जो दिया हुआ है दैट इज द कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इनमें से ना सारे कार्बन को आइडेंटिफाई करो कि कार्बन कहाँ कहाँ है, मतलब जो इसका स्ट्रेट चेन है उसमें कार्बन कहाँ कहाँ है। तो कितने कार्बन हमें दिख रहे हैं? ब्रैकेट वाले कार्बन को अभी छोड़ दो, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 हमें दिख रहे हैं। तो 6 कार्बन को 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ दो। अब पहले वाले कार्बन की अगर बात करें तो इससे कनेक्टेड है एक OH और 2H यानी कि इस तरीके से। अब दूसरे कार्बन की अगर बात करें तो इससे क्या कनेक्टेड है? 2H। तीसरे की बात करें तो इससे भी 2H कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर हम चौथे की बात करें तो उसमें से क्या है? चौथे वाले कार्बन में एक H कनेक्टेड है और दूसरा CH3 कनेक्टेड है, मतलब इधर CH3 है तो इधर H है। उसके अगले वाले को देखें तो उसमें भी एक H है और एक CH3 है, और फाइनली लास्ट वाले में 3 H है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे जो दिया हुआ है इसको फर्दर कॉन्डेंस्ड करना हो तो CH2 का होल 3, तो इस फॉर्मूला को अगर और फर्दर कंडेंस्ड करना हो तो CH2 का होल 3 होल 4 ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कितने CH2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये एक तरीके से हो गया मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बार ये बना लिया तो हम बड़ी आसानी से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकते हैं। कार्बन तो हम लिखेंगे नहीं, उनको हम डॉट्स में शो करेंगे। कार्बन कितने थे? 6, तो 6 डॉट्स के साथ एक जिगजैग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के साथ ये मेरा जिगजैग बन गया। अब जो ये आखिरी वाला कार्बन है इससे क्या कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है OH। अब OH चूंकि कार्बन हाइड्रोजन से एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसे हम अलग से शो करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन बन गया, बट देखो यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो मतलब चौथे और 5वें नंबर पे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे अगर मैं काउंट करूँ तो 4th और 5th कार्बन पे ये है। सो 1 2 3 4 यहाँ पर एक कार्बन है और यहां पर से एक कार्बन है, तो ये हो गया मेरा क्या? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
तो बच्चों अब बारी है ये समझने की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ब्रॉडली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और एरोमेटिक के अंदर हम फिर से देखेंगे दो टाइप्स, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एलिफैटिक कंपाउंड से। तो ये जो है ये होते हैं स्ट्रेट या फिर ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। बेसिकली ये क्लोज्ड रिंग नहीं बनाते हैं, ये या तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होंगे या फिर उस स्ट्रेट चेन में ब्रांचेस हो सकते हैं। जैसे कि देखो इथेन, ये एक स्ट्रेट चेन है, जैसे आइसोब्यूटेन, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, देखो इनमें ब्रांचेस भले ही हो सकते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास ब्रांचेस हो सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे है, इधर से भी कार्बन है, फिर इधर से भी कार्बन है, इधर से भी कार्बन है, बट स्टिल दिस इज अ स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो ये तभी भी एलिफैटिक कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ पर कोई क्लोज्ड रिंग नहीं होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। उसके आगे हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, जो कि है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक मतलब यहाँ पर क्लोज्ड रिंग ही होता है, ठीक है। तो जहां पर क्लोज्ड रिंग स्केलेटन हो वो साइक्लिक कंपाउंड्स है। जैसे देखो पूरा स्क्रीन भर गया है, चाहे पेंटागन टाइप हो, चाहे हेक्सागन टाइप हो, चाहे ट्रायंगल टाइप्स हो, सभी जगह आप देखो एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो इसीलिए ये सारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। बड़े सारे नाम है यहाँ पर, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, एनिलीन, बेंजीन, नाफ्थलीन एक्सेट्रा। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जब आगे और जाएंगे, तो अभी तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर मेरा जो पहला कैटेगरी है दैट इज होमोसाइक्लिक, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक क्या होता है? तो होमोसाइक्लिक क्या होता है कि ये जो रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स में सिर्फ कार्बन होती है, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। होमो, ये होमो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सेम। तो ये एक ऐसी रिंग होती है जिसमें सारे सेम तरह के एटम्स होते हैं और सारे एटम्स क्या होते हैं? कार्बन। जैसे देखो बेंजीन, बेंजीन रिंग में सारे जो रिंग जो है ना उसमें सारे कार्बन एटम्स है, तो रिंग के अंदर कार्बन एटम्स है। क्योंकि आप पूछोगे एनिलीन में तो भाई नाइट्रोजन भी है, नहीं, रिंग के अंदर। तो रिंग कहाँ पे है? ये रिंग है ना मेरा, तो रिंग में सारे कार्बन है। तो अगर रिंग में सारे कार्बन हो उसे हम क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। तो फिलहाल बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। इनके अंदर क्या होगा? एलिसाइक्लिक मतलब है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दीज रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड्स, मतलब जो हमारे जो नॉन क्लोज्ड कंपाउंड्स थे ना, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ इस तरह के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी होती है। तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक होते हैं, मतलब इनके रिंग में सारे कार्बन एटम्स होते हैं, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज जो है एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह होती हैं। तो ये हो जाते हैं होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसी का दूसरा टाइप देखते हैं। होमोसाइक्लिक के अंदर दूसरा टाइप होता है एरोमेटिक, ठीक है। एरोमा इस वर्ड से आया है, एरोमा मतलब एक खुशबू। तो इन कंपाउंड्स का नाम एरोमेटिक इसीलिए पड़ा क्योंकि इनके अंदर एक एरोमा होती है इन कंपाउंड्स में। सो दे हैव एरोमा एंड ऑल्सो कंटेन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये भारी भरकम सा टर्म क्या है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इनमें कुछ ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, वो जो है फ्री होते हैं टू मूव इन द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे बेंजीन की अगर बात करो, देखो ऑल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड है। इनफैक्ट कई जगह आप देखोगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, डबल बॉन्ड कौन इलेक्ट्रॉन बनाता है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक जगह बैठे हुए नहीं है, वो बेसिकली ना मूव कर रहे हैं, वो एक से दूसरे में जंप कर रहे हैं, एक तरीके से यूं समझो। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं डीलोकलाइज्ड, मतलब वो एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो हम धीरे धीरे जो है ना बातें करेंगे इसके बारे में आगे जाके। तो अभी के लिए बस बेसिक समझ लो कि कितने टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, कि अभी तक तो हम होमोसाइक्लिक के सारे टाइप्स की बात कर रहे थे। तो भाई हेटेरो का मतलब ये है कि जो रिंग है ना उसमें कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एटम होगा, मतलब रिंग की बात कर रही हूं मैं,
ठीक है, अब जैसे इसमें देखो रिंग के अंदर ही ऑक्सीजन है, रिंग के अंदर ही सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन रहेगा रिंग में, हेटेरोसाइक्लिक मतलब रिंग में ही कार्बन के अलावा कुछ और भी रहेगा। अब ठीक होमोसाइक्लिक की तरह हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भी हम एलिसाइक्लिक की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर एलिसाइक्लिक फिर से वही है, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स को रिजेंबल करें। मतलब ये वैसे वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है, इसीलिए ये हेटेरोसाइक्लिक है, बट इनकी प्रॉपर्टीज जो है कुछ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के साथ सिमिलर होती है। अब आई एम प्रिटी श्योर आपने गेस कर लिया होगा कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होगा। इनमें एरोमा होगा, बिल्कुल सही, और क्या होगा, इनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जैक्टली ठीक है, तो जैसे कि फ्यूरन, थियोपिन, पायरिडिन, ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो ध्यान दो, इनमें क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब रिंग में है, इसीलिए ये हेटेरोसाइक्लिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बच्चों अब हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप कह सकते हो कि अब हम 5वें सीढ़ी पर तो आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यहीं से तो शुरू होता है मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये कुछ तो ग्रुप होते हैं। किसके ग्रुप होते हैं, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज्ड होता है। लेट अस सपोज हम बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम, ये दोनों साथ में मिलकर के हमेशा जो है ना एक OH ग्रुप बनाता है हमेशा, और ये OH ग्रुप जिन भी कंपाउंड्स में रहेगा उनके अंदर हम देखेंगे कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज होंगी, यही इसकी खास बात होती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स जैसे कि OH ग्रुप जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जितने भी कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी होगी, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। जहां पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दिखेगा जो कि होता है COOH, क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है जो इसी फैशन में अरेंज्ड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि CHOO, ऐसा नहीं, COOH एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही ये अरेंज रहना चाहिए, और जहां पर भी ये COOH दिखेगा उन सभी कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन का ग्रुप होता है, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर इसे आप थोड़ा और एक लॉजिकली समझना चाहो तो हम एक स्टोरी बना सकते हैं। लेट अस सपोज जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, जितने ह्यूमन बींग्स हैं सारे ह्यूमन बींग्स में एक बेसिक सिमिलैरिटी है, राइट तो जो भी ह्यूमंस के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो लगभग उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लगभग वो एक ही तरह से बोलते हैं, एक तरीके से चलना दौड़ना, मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो लगभग सिमिलर होती हैं। हालांकि सारे ह्यूमंस एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप एलिफेंट्स की बात करो तो सारे एलिफेंट्स में एक बेसिक सिमिलैरिटी होती है। अगर आप डॉग्स की बात करो, हालांकि उनके अंदर बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं बट एक बेसिक सिमिलैरिटी उन सब में होती है, राइट। तो इसी तरह से हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर, हर फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक बेसिक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, तो चलो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को पहचान लेते हैं क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स तो हमें अभी ही काम आने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं चलो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप्स हमें बहुत यूजफुल होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो थोड़ी सी इनसे ना जान पहचान बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स क्या होते हैं, जो भी आपको ऐसे कार्बन के सिंपल वाले कंपाउंड्स मिलेंगे जहां पर सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, वो होते हैं एल्केन्स। ठीक है, देखो इसीलिए यहां पर लिखा भी हुआ है सिंगल बॉन्ड होता है इनमें। अब देखो ये जो एग्जांपल्स है ना जिसमें नाम लिखे हुए हैं, नेमिंग की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपने अभी तक नेमिंग करी नहीं है, हालांकि 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, राइट। तो नेमिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वो एल्काइन कहलाएगा। ठीक है, एरीन्स की अगर हम बात करें तो एरीन्स बोले तो जैसे कि बेंजीन, राइट, जिसमें डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एरोमा होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो एरीन्स के अंदर आएगा। इसके बाद हैलाइड्स, हैलाइड्स नाम से पता चल रहा है ये हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं जैसे क्लोरो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम कहते हैं हैलाइड्स। और हैलाइड कैसे हम पहचानेंगे कि हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो जैसे F
Cl, Br, I, इनका प्रेजेंस ही हमें बताएगा कि इसमें हैलाइड ग्रुप है। इसके अलावा कुछ बड़े पॉपुलर एंड फेमस फंक्शनल ग्रुप्स जो काम आएंगे अभी भी और क्लास 12th में भी, वो है अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अल्कोहल्स में आपको हमेशा दिखेगा OH ग्रुप जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड में हमेशा दिखेगा CHO ग्रुप। ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसको रट लो, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कीटोन्स की बात करें तो वहां पर आपको CO ग्रुप मिलेगा, और ये जो साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो कार्बन है ना इधर भी किसी ग्रुप से कनेक्टेड होगा, इधर भी किसी और ग्रुप से कनेक्टेड होगा, ठीक है, मतलब किसी और एटम से कनेक्टेड होगा, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट है भाई, तो किसी ना किसी से कनेक्ट होगा इधर उधर, ठीक है। फिर जैसे नाइट्राइल्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ईथर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप इस चैप्टर में, कुछ आगे के चैप्टर में पढ़ोगे 11th में भी, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयंस, ईस्टर्स विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसाइल हैलाइड्स, एमीन्स, अमाइंस, नाइट्रोस। तो ये जो है आप थोड़ी सी पहचान बना लो कि भाई ईथर का इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पीछे आपको COOH का ग्रुप मिल जाए। ईस्टर्स में आपको COOR मिल जाएगा। तो ये जो R आपको जहां भी दिख रहा है ना, सो R इज बेसिकली एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप वगैरह सब कुछ हम पढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर जान पहचान बना ली फंक्शनल ग्रुप से। अब हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। लेट अस सपोज मैं बात करती हूं अल्कोहल ग्रुप की, ठीक है। अल्कोहल मतलब जिस भी कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनमें होता है वो अल्कोहल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल्स के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। तो ये जो सारे मेंबर्स हैं ना, इन सब में OH ग्रुप है, इन सब में एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है, और इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये सारे मिल करके एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अगर हम बात करें एल्केन की, एल्केन क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होता है। तो एल्केन के अंदर भी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे करके बहुत सारे मेंबर्स हैं, और ये सारे लोग साथ में मिलकर के एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन, सबके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि है COOH, सब में होता है वो, और ये सब लोग मिला के एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो इसको अगर हम हमारे उस वाले एग्जाम्पल से रिलेट करें तो हम देखेंगे कि जैसे हमने बोला था राइट कि ह्यूमंस एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है, एलिफेंट्स का एक फंक्शनल ग्रुप है, डॉग्स का एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि उन सब में एक एक सिमिलैरिटी है। अब लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे लोग हैं। लेट्स से ह्यूमंस के अंदर एक छोटा सा बेबी है, एक स्कूल गोइंग बच्चा है, एक कॉलेज गोइंग बच्चा है, एक जॉब करने वाला बंदा है, राइट, एक ओल्ड पर्सन है। तो ये सारे क्या हैं? तो ये सारे ही ह्यूमंस फंक्शनल ग्रुप के अंदर, बट ये सारे अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। तो ये सब एक साथ में मिलके क्या बना रहे हैं? एक सीरीज बना रहे हैं, राइट। तो हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर, मतलब हर फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए एक एक होमोलोगस सीरीज होता है, और इन होमोलोगस सीरीज के इंडिविजुअल मेंबर्स को हम कहते हैं होमोलॉग्स। तो बच्चों चलो फटाफट से एक बार होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो भैया पहली बात है, पहला क्राइटेरिया ही है। जैसे मान लो अगर हम एल्केन्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ये जितने भी है ना, चाहे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी हैं, ये सारे कौन से फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? एल्केन को, एन, है ना। अगर हम इनकी बात करें, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? अल्कोहल, राइट। इसीलिए सबके एंड में क्या है? OL, विच मीन्स दे ऑल बिलोंग टू अल्कोहल्स, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप है सब में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एसिड्स हैं, ठीक है। इन एसिड्स में मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड वगैरह वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या है? सबके नाम के पीछे देखो आपको दिख रहा है ओइक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, जिसको अभी अभी हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एक होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सबके सिमिलर केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि देखो लास्ट का जो पार्ट है ना वो तो सबका सेम होता है। जैसे एसिड्स अगर है तो सबके लास्ट में क्या है? COOH है। अल्कोहल अगर है तो सबके लास्ट में OH है। तो इस वजह से जो है इनका फॉर्मूला भी सेम होता है।
सेम तो नहीं होता है, सिमिलर होता है। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। अब सारे ह्यूमंस में काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, सारे एलिफेंट्स में काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक उसी तरीके से द सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। मतलब जैसे अगर हम ये एल्केन्स की बात करें तो मीथेन और ईथेन में कितना फर्क है? एक कार्बन का फर्क है, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। ईथेन और प्रोपेन में कितना फर्क है? एक कार्बन का फर्क है, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। उसी तरह प्रोपेन और ब्यूटेन में कितना फर्क है? एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। तो हम देखेंगे कोई भी दो, एक के बाद एक आने वाले कोई भी 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स जो है इनके बीच का फर्क हमेशा CH2 ग्रुप ही होता है। ठीक है, जैसे यहां भी देखो मिथेनॉल से अगर आप इथेनॉल जाओगे तो एक कार्बन का फर्क है, एक कार्बन बढ़ गया है और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया है ना। आप यहां पर देखो मिथेनोइक एसिड से अगर आप इथेनोइक एसिड जाओगे तो क्या देखोगे? एक कार्बन बढ़ गया है और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो CH2 ग्रुप का फर्क है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट शो अ ग्रेजुअल ट्रेंड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द फॉर्मूलाज। हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम तो नहीं होती हैं, बट जैसे पीरियोडिक टेबल में भी हम पढ़ते थे ना, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, एक ट्रेंड शो करता था फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसी तरह यहां पर भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार शुरू हुआ है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, यानी कि नामकरण करेंगे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सो दिस वीडियो वाज मोर अबाउट बिल्डिंग द बेसिक्स। तो बेस को हमने ऑलरेडी कर लिया है मजबूत एंड सुपर डुपर स्ट्रांग, तो आगे के वीडियोज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि आ रहा है अगला वीडियो एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर का वीडियो, और उस वीडियो को देखने के बाद सारे नॉमेनक्लेचर आप खुद से करोगे। ठीक है, तो चलो मैं जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।